हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ज़्यादा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको नहीं दे पाएंगे, कम ही क्वेश्चंस दे पाएंगे। और ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा वो बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके प्रीवियस समय में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी फांकी मार के कुछ भी बोल दिया। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। सो जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पर मिलते हैं क्वेश्चन, वो कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट के द्वारा कुछ बताए हुए होते हैं, या फिर खुद से लगभग ऐसा क्वेश्चंस आया होगा उसके अनुमान पे बनाया जाता है। कोई डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं बता सकता। सिंपल सी बात है कि आप कोस्ट गार्ड ऐसा प्रोवाइड ही नहीं करवाता तो कोई बताएगा कहाँ से, ठीक है। तो इस कारण से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहते हैं, उससे कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन होता ही नहीं है इसमें। सिंपल बात है कि जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड ही नहीं करवाया क्वेश्चन, जैसे कि एनडीए क्या है कि एनडीए आपको प्रोवाइड करवाता है क्वेश्चन क्या है, एनडीए है आपका, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एकदम डायरेक्टली आपके पेपर के थ्रू ही प्रोवाइड करवा देता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता चल पाता है, लेकिन एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे हम आपको वो प्रीवियस ईयर के समय के क्वेश्चन होंगे। और कैसे ये क्वेश्चन हमें मिला, तो ये जो कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन बताया है उसके माध्यम से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि अभी लास्ट टाइम में अभी कम समय बच चुके हैं किसी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग 8 दिन बचे हुए हैं, किसी का 9 दिन, किसी का 10 दिन। तो इस प्रकार से आपके समय बच चुके हैं अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, आप उसको वहाँ पर देख कर प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे फायदे वहाँ पे होंगे। प्रीवियस समय में बहुत सारे स्टूडेंट को उससे मदद मिला है, आपको भी मिलेगा। जाकर सारे वीडियोज़ को देखिए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको एकदम एग्जाम वाला फीलिंग मिल सके, एग्जाम के टाइप आपको क्वेश्चंस बनाने का मौका मिल सके, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हो सके। तो आप उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो जाइए परीक्षा ऐप के लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और देन फिर आप टेस्ट सेक्शन में जाकर जीडी और डीबी जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप चुनिए, ठीक है। और देन फिर चुनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप वहाँ पे जब वहाँ पे आप इसको बाई करने जाएंगे तो इसका जो प्राइस होगा वो आपको 349 रुपीज़ बताएगा। लेकिन जब आप वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50, जब आप कूपन कोड में कैपिटल लेटर में TUTOR50 का कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और देन फिर इसका जो प्राइस हो जाएगा आपको 50% डिस्काउंट होने के बाद 175 रुपीज़। तो जाइए आप सब स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए और अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट्स को बनाइए, ठीक है। चलिए आपको बता दें थोड़ा सा कि नेवी SSR भी आपके एग्जामिनेशन के वैकेंसी आ चुके हैं, फॉर्म भरा चुके हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए बताया भी, हमने आपको बताया था कि कैसे फॉर्म भरना है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो जाइए आप नेवी SSR के रिगार्डिंग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हमने आपके वीडियो में आपको नेवी SSR के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस को डाला है। और साथ ही साथ आप अगर नेवी SSR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लगाइए। और नेवी SSR के रिगार्डिंग भी प्रैक्टिस सेट्स आपका है, नेवी SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स है और नेवी ट्रेडमैन के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। तो ट्रेडमैन का भी वैकेंसी आया है, तो ट्रेडमैन वाले भी प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे। और सेम यहाँ पे ट्यूटर 50 का कोड डालिए, यहाँ पे भी आपको ट्यूटर 50 का कोड डालेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। तो जाइए और जाकर टेस्ट सीरीज को लीजिए और अच्छे से उसको बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे जीडी सेक्शंस के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आया था प्रीवियस समय में वो था क्या, 4 पॉइंट्स आर गिवन दैट एंगल बिटवीन लाइन इज आस्क्ड। और हम आपको जो भी क्वेश्चंस बताएंगे उसके हम आपको हिंट्स भी बताएंगे और आपको कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। सिंपली ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो आया था इस प्रकार से कि 4 पॉइंट आपके दिए गए थे और एंगल बिटवीन लाइन इज आस्क्ड पूछा गया था, ठीक है। तो हमने आपके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया है। सिर्फ आपके हमने 2D के स्ट्रेट लाइन और सर्किल और आपके कह सकते हैं कि कॉनिक सेक्शन को हमने नहीं बता पाया था। और देन फिर 3D और वेक्टर, ये 2 चैप्टर कह सकते हैं कि 3 चैप्टर हमने आपके लिए सिर्फ छोड़ दिया था। वो भी लास्ट टाइम में छोड़ दिया था क्योंकि लास्ट टाइम में स्टूडेंट का कहना था कि सर प्रैक्टिस सेट्स दीजिए, इस कारण से हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट अगर आपको दिया गया था क्वेश्चंस में, 4 पॉइंट दिए गए थे और चारों पॉइंट से आपको एंगल बिटवीन लाइन पूछा गया था। तो 4 पॉइंट से एंगल बिटवीन लाइन निकालना कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि 2 पॉइंट है अगर आपको AB और CD, ठीक है। और नेक्स्ट एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे E और F होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट होगा G और H, ठीक है। हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से स्लोप को फाइंड करेंगे। इन 2 पॉइंट से स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है आपको पता होना चाहिए, बताइए कैसे फाइंड किया जाता है। इन 2 पॉइंट से स्लोप को फाइंड करना हमने आपको बताया था जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया था उस समय, ठीक है। जब हमने आपका 2D का पहला स्टार्टिंग किया था लेक्चर, उस समय बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए जिसे कि हम M से डिनोट करते हैं, वो क्या करते हैं y2 - y1 यानी D - B अपॉन C - A करते हैं। ये आपका पहला स्लोप निकल गया जिसे कि M1 कहेंगे। फिर M2 निकालेंगे कैसे हम, H - F अपॉन G - C, ये M2 निकल गया। और देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे
m1 और m2 हमें जब निकल चुका है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू जो कि स्लोप होता है m, ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा m1 माइनस m2, m1 प्लस माइनस आप लगा सकते हैं m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस माइनस m1 इंटू m2। ठीक है, आपको जो लगे आप वहाँ पे लगाइएगा और इसको मॉडुलस में ले लीजिएगा। ठीक है, आप किसी को भी एक को ले सकते हैं या फिर आप चलिए प्लस वाला आप साइन नहीं यूज कीजिए, यहाँ पे लगाइए आप सिंपली आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इस फॉर्मूला को लगाकर आप वहाँ पे tan थीटा यानी स्लोप को फाइंड कर सकते हैं किसी भी 4 पॉइंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस अगर दिया जाएगा उनके x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होगा, आपका इक्वल होगा। जब भी किसी भी दो लाइंस के x कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो क्या आपके पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो किसी भी दो पैरेलल लाइंस अगर मानते हैं थोड़ी देर के, हमारे लिए ये एक पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अनदर पैरेलल लाइंस आर ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड हाउ द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल और नॉट। यदि इफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड x आर इक्वल देन विल प्रोसीड आवर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये दोनों को काम को हमने चेक किया, हमने यहाँ पे देखा कि x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वल है, देख सकते हैं दोनों में a है दोनों में b है। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, हम d लिखेंगे। d क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, इनके कोफिशिएंट यानी इनके जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके डिफरेंस को करेंगे सबसे पहले। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 है, दूसरे में c2 है, तो c1 माइनस c2 का क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। आप c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं या फिर c1 माइनस c2 भी कर सकते हैं। क्यों, दोनों को लगा के अगर हम मॉड लगाएंगे तो ये यदि निगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी घटाइए, c1 में से c2 या फिर c2 में से c1 को, फिर नीचे क्या देंगे, नीचे इसे बटे का साइन देंगे और देन फिर रूट अंडर लिखेंगे और x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हमने आपको 2D नहीं बता पाया था, इसका आंसर हम आपको सॉरी बोलेंगे, लेकिन और भी ऐसे चैप्टर हमने दिए हैं उसको जाकर अच्छे से कवर कीजिए, उसको जाकर सारे वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहीं पे आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर, इन वेक्टर एडिशन टू वेक्टर्स इज एक्स। ठीक है, आपको वेक्टर एडिशन से क्वेश्चन था, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारा ai प्लस bj है और दूसरा वेक्टर ci प्लस dj है। ठीक है, ये dj आपको बजाने वाला dj नहीं है। ठीक है, ये d है कोई कॉन्स्टेंट टर्म और ये क्या है आपका, ये आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, तो ये दो आपके हो सकता है यहाँ पे आपके 3D में यहाँ पे एक और जुड़ जाए जो कि क्या हो आपका z एक्सिस हो। ठीक है, जो कि क्या आपको मान लेते हैं z एक्सिस हो, pz यहाँ पे qz हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक जो काम यहाँ इसके लिए करेंगे वही काम इसके लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, बस यही अंतर होता है। तो मान लेते हैं दो हमारे पास दिए गए हैं वेक्टर, एक ये और एक ये। आपसे पूछा जाए कि आपको इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम सबसे पहले a प्लस बी करेंगे। दोनों वेक्टर क्या करेंगे, x का i का कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे और y का कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे। ठीक है, हमने ऐसा किया, i के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट को हमने एक साथ रखा। हमें पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का सम को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों साइड मॉडुलस कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, मॉडुलस कर देंगे। तो दोनों साइड जब मॉडुलस करेंगे तो इसका तो मोड हो जाएगा मोड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, और इधर साइड क्या हो जाएगा हमारा मोड, इधर साइड हमारा जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट अंडर a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर। तो किसी भी दो वेक्टर से हम क्या करते हैं, उसके एडिशन को इसी तरह निकालते हैं, उनके क्या करते हैं i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करता तो a माइनस हो जाता और यहाँ पे भी माइनस हो जाता और सिर्फ यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे माइनस होता, बाद में सब सेम रहता और यहाँ पे भी माइनस होता। ठीक है, बस इतना ही अंतर रहता। अगर आपसे पूछा जाता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए, तो कैसे बताते हैं एंगल आप, तो एंगल बताने के लिए क्या करते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। वाई क्या है हमारा b प्लस डी, अपॉन क्या है हमारा x क्या है a प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थीटा निकल जाता, यहाँ से हमारा थीटा निकलता कैसे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b प्लस डी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा थीटा हो जाता, और ये थीटा आपसे पूछा जाता तो आप यहाँ से थीटा बता देते। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे थीटा ना पूछ के कॉस थीटा पूछ देता तो क्या करते, जैसे ही थीटा पता चल गया हम वहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते। ठीक है, तो ये तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आगे हमारा नंबर 4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है हमारा, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर टू होता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थ्योरेटिकल में पूछ दे, थ्योरी बनाकर कि ये जो एन कैप होता है ये हमें क्या बताता है, तो एन कैप हमें बताता है कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है आपके परपेंडिकुलर है वेक्टर a और वेक्टर b, यानी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, और आपका यदि आपसे ए डॉट बी पूछा जाए यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपसे, तो ये हो जाएगा। और आपसे अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाला वेक्टर, जिसमें कि क्या हो, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या है, वेक्टर मिले। आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारा एक कांस्टेंट देगा, लेकिन ये जो एन कैप है ये हम एक प्रकार से एक वेक्टर को दे देगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी आएगा, जो मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका एक खुद से वेक्टर ही होगा। ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाएगा, तब जाकर ये क्या होगा, आपका एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। इस कारण से इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ नंबर में हमारा क्वेश्चन है, हो गया। चलिए, बॉडी इज ऑफ हाइट, अच्छा ये बॉडी वाला है, यहाँ पे क्या है हमारा, अच्छा चलिए एक और फोर्थ में अभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आपके कोई दो वेक्टर के अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए तो ये तो हमारा इस तरीका से फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका एक और होता है, ये भी तरीका आपके लिए बेहद ही यूजफुल तरीका है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें करना होता है कि ए अगर हमारा ए आई प्लस A2J प्लस A3K है, एक पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, इस प्रकार से है BIJ B2J B3K, देन फिर आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट होता है IJ उसको ऊपर लिखते हैं, IJ, पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है, जो हमारे I और J और K के तीनों के जो कोफिशिएंट है उसको हम जस्ट उसके नीचे लिखेंगे, यानी नेक्स्ट रो में, तो A1 A2 A3। ठीक है, फिर हमारा जो B का IJ का कोफिशिएंट है उसको उसके नीचे लिखेंगे, B1 B2 B3। ठीक है, और देन फिर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इसको डिटर्मिनेंट लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, और देन फिर इस डिटर्मिनेंट को लगाने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमने आपको अच्छे से बताया है, हमने कहाँ बताया है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो हमने आपको चैप्टर बता रहे थे, आपको हमने वहाँ पे बताया था। ठीक है, और जाकर उस चैप्टर को देखिए, एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं होता है, समय बर्बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई टाइम्स, चलिए थोड़ा देर बता देते हैं आपको। सबसे पहले आई लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पे आई लगाइएगा, इसको और इसको भूल जाइएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आई को हमने लिखा और हमने इसको भूल गए, यानी इसके सामने वाला और इसके ऐसे परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी A1 B2 माइनस B2 A2, A1 B2, अच्छा रुकिए गलती हो गया है, हमें क्या निकालना है, आई वाला निकालना है। तो हम आई वाले को निकाल रहे हैं, तो हम आई ये लेंगे, ये तो हमारा कट जाएगा, और साथ ही साथ एक ऐसा आपको परपेंडिकुलर डालना है जो कि इस आई को कट करे। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन हम किस परपेंडिकुलर को लेंगे, तो हम लेंगे इस परपेंडिकुलर को। क्यों इस परपेंडिकुलर को क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है वो आई से होकर गुजर रहा है। तो आपको ऐसा परपेंडिकुलर लेना है जो कि क्या हो, हमारा आई से होकर गुजरे। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। सिंपल आपका ये कह सकते हैं कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आपको सीखना होता है, हम आपको याद करने का तरीका बताना है ताकि आपको भूले नहीं। तो ये हमारा सबसे पहले आई को उठाएंगे यहाँ पे, और देन फिर ऐसे और इसको ऐसे, खत्म हो गया। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, फिर उसी तरह क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हम जे को उठाएंगे और माइनस के साथ उठाएंगे। ठीक है, तो माइनस क्यों उठाते हैं ये भी हमने आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बताया है, तो आप जाकर वहाँ पे देखिएगा। फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर A1 B2 और A3 B3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको क्रॉस और इसको क्रॉस। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। फिर उसी तरह जे के को उठाएंगे, फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एक बच जाता है क्वेश्चन आपका, इसमें कौन सा है आपका, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ए बॉडी एट हाइट ऑफ 9000 मीटर एंड ड्रॉप इट हुज वेट इज, ठीक है, उसका वेट नाउ एनर्जी इज वेस्टेड, देन हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, ये कुछ पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो आपको सिंपल आपको क्या निकालना है, एक एनर्जी, एक वेट को क्या किया जा रहा है, एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है कितना, 9000 मीटर से, और जब वो ड्रॉप किया जा रहा है और उसका बॉडी का वेट जो है कितना 120 न्यूटन है, तो कहा जा रहा है कि नाउ एनर्जी इज वेस्टेड, एनर्जी वेस्ट होता है तो कितना, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, तो उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। तो सिंपल बात है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, और इसी mg को क्या करते हैं, वर्क कह रहे हैं, वेट के नाम से भी जानते हैं, और इंटू एच हो जाएगा। वेट कितना है 120 है, एच कितना है 9000 मीटर से हम उसको गिरा रहे हैं, तो इतना जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बॉडी को किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाता है तो उसके पास क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। यदि उस हाइट से वो नीचे चला जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। यदि आपसे यहाँ पे पूछता कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी गेन, तो क्या करते हैं आप, इस mgh को क्या करते हैं, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर कर देते,
या फिर आपसे यह पूछता कि हाउ मच वेलोसिटी ही गेन, तो आप हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर के बराबर करते हैं, आपको मास पता रहता, वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेते, एम जी एच आपको पता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनाकर पूछा जा सकता है। फिजिक्स के क्वेश्चन तो हमने आपको यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिजिक्स भी आपको बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में हमने प्रीवियस बैचेज में फिजिक्स के लेक्चर कुछ दिया है हमने, तो आप उसको जाकर देखिए, ठीक है। मैकेनिक्स के हमने बहुत सारे लेक्चर्स को दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर देखिए। चलिए, आप लोग का डिमांड रहेगा तो फिजिक्स का लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू 30 डिग्री तो आपको देन 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक शायद आपको जीडी के सेक्शन 1 में पूछा गया था, लेकिन चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको। 2 साइन ए कॉस ए को आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये उसको आप लिख सकते हैं साइन 2a, ठीक है। और ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन क्या हो गया आपका 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, √3/2। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्या है कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, एक ये भी क्वेश्चन था कि जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो जी का होता है वो क्या होता है, पोल पे होता है, ठीक है। पोल पे क्या होता है, जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है आपका, इक्वेटर पे होता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी जान लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। आपको बताना चाहिए कि जो जी डैश का वैल्यू होता है, यानी जो एपरेंट वैल्यू होता है जी का, वो क्या होता है आपका, वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा होता है, जहाँ पे लेमडा क्या होता है, हमारा एल्टीट्यूड होता है। यदि हम बात करते हैं पोल पे, तो पोल पे जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, देखिए ये ऐसे अर्थ होता है ना, तो यहाँ पे पोल होता है, तो यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू होता है ना, ये लेमडा होता है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये आपका पोल होता है, और ये क्या होता है आपका इक्वेटर होता है, ठीक है। तो पोल पर देख सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो हमारा जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वेटर पे आएंगे तो ये लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पे क्या हो रहा है कि जी में से कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर क्वांटिटी घट रहा है, लेकिन पोल पे ऐसा कुछ नहीं घट रहा है, वो सिर्फ जी के ही बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि जी का वैल्यू क्या है आपका, इक्वेटर पे कम हो जा रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी इसमें से घट जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो जी का, वो पोल पे होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है जी का, वो इक्वेटर पे होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया जा रहा है, और x प्लस 3y इक्वल टू 3 दिया जा रहा है। तो आपको फाइंड x एंड y पूछा जा रहा है, ठीक है, x एंड y आपका पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू मिलेगा, हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, ये आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और आपको हमारे द्वारा कुछ और क्वेश्चन ढूंढ के रखेंगे, तो आपको हम वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।